हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि सब अच्छे होंगे। चलिए जी, सेटिंग अप के अंदर पार्ट सी में आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 19, और चैप्टर का नेम है डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा मतलब समझते हैं उसका एग्जांपल्स के थ्रू। उसके बाद हमारे नोट्स में क्या लिखा है वो उनकी बात करेंगे। देखिए जी, डोरमेंट कंपनी का मतलब है एक ऐसी कंपनी जो हमने प्रेजेंट में बना दी है, पर उसके अंदर वर्किंग, उसके अंदर एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म कब होगी, फ्यूचर के अंदर। तो ऐसी कंपनी जो हम आज बना के छोड़ रहे हैं और हम काम करेंगे उस कंपनी के अंदर कुछ टाइम के बाद, वो कुछ टाइम 6 महीने भी हो सकते हैं, 1 साल भी हो सकते हैं, 2 साल भी हो सकते हैं, तो उस कंपनी को हम क्या बोलते हैं, डोरमेंट कंपनी बोलते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जब हमें काम ही फ्यूचर में करना है तो हम कंपनी फ्यूचर में बना लेंगे ना, आज कंपनी क्यों बनाए? तो इसका जवाब क्या होगा, देखो, डोरमेंट कंपनी खोलने के पीछे बहुत से पर्पज रहते हैं। किन्हीं ना किन्हीं पर्पज की वजह से, रीजन की वजह से हम ऐसी कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं जिसमें हम कंपनी आज बना रहे हैं और काम करेंगे फ्यूचर में। वो रीजंस क्या हो सकते हैं, जैसे कि मान लो हमें कोई कंसेशनल रेट पे, डिस्काउंटेड रेट पे मार्केट से जमीन मिल रही है, कोई बिल्डिंग मिल रही है, कोई एसेट मिल रही है डिस्काउंटेड रेट पे, और हम क्या चाहते हैं कि वो जमीन, वो बिल्डिंग हम कंपनी के नाम से ले लेते हैं, ताकि फ्यूचर में काम तो करना ही है, ठीक है, तब महंगे में लेंगे, उससे बढ़िया सस्ते में ले लेते हैं आज। तो हमने अब कंपनी बनाई, और कंपनी बनाने के बाद कंपनी के नेम से वो जमीन, वो एसेट परचेज कर ली। तो आपने एसेट परचेज कर ली, उसके लिए कंपनी बनाई, और जबकि काम कब करोगे, 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद, जब भी करोगे, ठीक है। उसके अलावा और भी कारण रहते हैं। अगर आपको कोई आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब चाहिए, और ये सब आप कंपनी के नेम से लेना चाहते हो, तो कंपनी आप आज इनकॉर्पोरेट करोगे और ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट रजिस्टर करवाओगे कंपनी के नेम से, और जबकि कंपनी में काम कब होने वाला है, फ्यूचर में होने वाला है। तो ऐसी कंपनी को हम क्या बोलते हैं, डोरमेंट कंपनी बोलते हैं। ठीक है जी, चलिए अब हम चलते हैं नोट्स में, थोड़ा सा देखते हैं कि नोट्स के अंदर क्या लिखा है। हमने बेसिक मीनिंग क्या है डोरमेंट कंपनी का वो डिस्कस किया। अब हम लीगल प्रोविजंस के साथ पढ़ते हैं इस चैप्टर को, और देखते हैं कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर डोरमेंट कंपनी की लीगल डेफिनेशन क्या दे रखी है। देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे रखा है डोरमेंट कंपनी का। इन सिंपल वर्ड्स, डोरमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी which is an inactive company in the records of ROC and which is not carrying out any business activity and has applied to ROC to change its status in the register of companies maintained by ROC from active company to dormant company। देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है उसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। जब भी एक नई कंपनी बनती है, जब भी एक नई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, तो कंपनी का जो स्टेटस होता है वो क्या होता है, एक्टिव। ठीक है, मान लो एक कंपनी बनाई गई एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड नाम से एक नई कंपनी बनाई गई। न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेटेड। अब ये कंपनी हमने क्यों बनाई है, टू रजिस्टर ट्रेडमार्क। कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना है हमको कंपनी के नेम से, इसीलिए हमने एक कंपनी बनाई है, और इस कंपनी के अंदर हम एक्टिविटी कब परफॉर्म करेंगे, फ्यूचर में। एक्टिविटीज विल बी परफॉर्म्ड इन फ्यूचर। तो हमको यहां से क्या नजर आ रहा है
कि सर यहाँ पे जो एक कंपनी बनाई गई है ना, ये कंपनी हमने किसी ट्रेडमार्क को लेने के लिए बनाई है, और इस कंपनी के अंदर हम एक्टिविटी कब परफॉर्म करने वाले हैं, फ्यूचर में परफॉर्म करने वाले हैं। जो हमने कंपनी इनकॉर्पोरेट की है, ये ट्रेडमार्क लेने के लिए इनकॉर्पोरेट की है, और काम कब करने वाले हैं, फ्यूचर में। अब जो एक कंपनी हमने बनाई है, इस कंपनी का स्टेटस क्या होगा? जब भी एक नई कंपनी बनती है, उसका स्टेटस होता है हमेशा एक्टिव। एक्टिव का मतलब ये एक कंपनी एक्टिव कंपनी है, मतलब काम कर रही है, ऐसा माना जाता है। पर हमारी इंटेंशन क्या है? हमारी इंटेंशन फ्यूचर में काम करने की है। और जबकि एक्टिव का मतलब क्या है? ये कंपनी अभी से काम करेगी, ठीक है। मतलब आरओसी के रिकॉर्ड के अंदर जब आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट की, नई कंपनी बन के आई, कंपनी का सीओआई आपके पास आया, तो आरओसी के रिकॉर्ड्स के अंदर आपका स्टेटस क्या शो कर रहा है? एक्टिव। मतलब आरओसी की नजरों में आप आज से ही काम कर रहे हो, ठीक है। पर हमारी इंटेंशन क्या है? हमको तो फ्यूचर में काम करना है, आज काम करना ही नहीं है। अभी तो हमने ट्रेडमार्क लेने के लिए कंपनी बनाई है। पर ऐसा किसको नहीं पता? आरओसी को नहीं पता, सिर्फ हमको पता है। जो प्रमोटर्स है कंपनी के, जो डायरेक्टर्स है कंपनी के, उन्हीं को पता है अभी तक तो कि हमने तो ट्रेडमार्क लेने के लिए कंपनी बनाई है, और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो एमओए में लिखा हुआ है, वो तो हम फ्यूचर में परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमको इस कंपनी को एक्टिव से डोरमेंट करवाना पड़ेगा। डोरमेंट का मतलब कंपनी बना के छोड़ दी, काम कभी फ्यूचर में करेंगे, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? अगर हमको अभी इस कंपनी के अंदर ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं करनी, तो हमको इसका स्टेटस चेंज करवाना पड़ेगा। अभी स्टेटस क्या है? एक्टिव है, और किस में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा? डोरमेंट के अंदर। तो अब डोरमेंट का स्टेटस कैसे मिलता है? उसके दो तरीके हैं। डोरमेंट का स्टेटस किसी भी कंपनी को कैसे मिलता है, उसके दो तरीके हैं। या तो कंपनी खुद अप्लाई करती है, किसके पास? आरओसी के पास, क्योंकि कंपनीज का कंट्रोल किसके हैंड में है? कंपनीज का रिकॉर्ड कहां मेंटेन है? आरओसी के पास मेंटेन है, ठीक है। तो कंपनी खुद अप्लाई करेगी कहां पे? आरओसी के पास, कि आप हमें क्या कर दो? आप हमें एक्टिव से डोरमेंट कर दो, क्योंकि अभी हम कोई काम नहीं करने वाले, ठीक है। तो एक रास्ता क्या हुआ एक्टिव से डोरमेंट करवाने का? जब कंपनी खुद सुओ मोटो अप्लाई करती है आरओसी को डोरमेंट करवाने के लिए। और दूसरा रास्ता कौन सा है? जब आरओसी अपनी मर्जी से किसी एक्टिव कंपनी को डोरमेंट करता है। हाँ जी, आरओसी भी अपनी मर्जी से किसी कंपनी को, किसी एक्टिव कंपनी को डोरमेंट कर सकता है। वो कौन कौन से केस बनते हैं जब आरओसी अपनी मर्जी से किसी एक्टिव कंपनी को डोरमेंट करता है, वो पढ़ेंगे अभी हम आगे। प्रोसेस क्या है, पढ़ेंगे अभी हम आगे, ठीक है। तो हमने अभी ये कंसेप्ट क्या समझा कि जब भी एक नई कंपनी बनती है, उसका स्टेटस होता है एक्टिव कंपनी का। और अगर हमारी इंटेंशन है वो क्या है कि हम फ्यूचर में काम करेंगे, पर कंपनी हमने आज बना ली है, तो हमको उसको एक्टिव से डोरमेंट करवाना होता है। तो डोरमेंट करवाने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, कौन सा फॉर्म जाएगा, क्या प्रोसेस है, वो सब डिस्कस करेंगे। अभी हम इनिशियल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं इस चैप्टर का। देखिए, अब आओ आगे। तो हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया? ये कह रहा है कि अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें, डोरमेंट कंपनी का मतलब क्या होता है? डोरमेंट कंपनी का दूसरा नाम दे रखा है आपको। पहली बात तो दूसरा नाम क्या है? इनएक्टिव कंपनी, ठीक है। ऐसी कंपनी जो एक्टिव नहीं है, उसको हम इनएक्टिव कंपनी बोलेंगे या डोरमेंट कंपनी बोलेंगे? तो कह रहे हैं अ कंपनी विच इज एन इनएक्टिव कंपनी इन द रिकॉर्ड्स ऑफ आरओसी। अब कंपनीज का रिकॉर्ड कहां मेंटेन हो रहा है? आरओसी के पास। तो ऐसी कंपनी जो आरओसी के रिकॉर्ड में क्या है? इनएक्टिव कंपनी है, उस कंपनी को हम डोरमेंट कंपनी बोलेंगे। एंड विच इज नॉट कैरिंग आउट एनी बिजनेस एक्टिविटी। और जो डोरमेंट कंपनी है वो कोई भी बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेगी जब तक वो डोरमेंट रहेगी। एंड और उस कंपनी ने अप्लाई किया हुआ है आरओसी के पास कि उस कंपनी का स्टेटस एक्टिव से किसमें चेंज कर दे? डोरमेंट में चेंज कर दे, डोरमेंट में चेंज कर दे, ठीक है। तो ये आपको सिंपल लेमैन लैंग्वेज के अंदर मीनिंग दिया हुआ है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है। अ कंपनी कैन बिकम डोरमेंट इमीडिएटली आफ्टर इट्स रजिस्ट्रेशन और आफ्टर अ फ्यू इयर्स ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कि कोई भी एक्टिव कंपनी डोरमेंट कब बन सकती है। ये बोल रहा है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो कंपनी बनाने के बाद
ठीक, कल कंपनी बनाई और आज हमने डोरमेंट के लिए अप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है कि कंपनी बनते ही चाहे आप डोरमेंट के लिए अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर कंपनी बने हुए कुछ साल हो गए हैं, ठीक है, और कुछ सालों के बाद आपको एक्टिव से डोरमेंट करना है, वो भी आप कर सकते हो। देयर आर मेनी रीजंस व्हाई अ कंपनी चेंजेस इट्स स्टेटस फ्रॉम एक्टिव टू डोरमेंट। अब कह रहे हैं कि एक कंपनी एक्टिव से डोरमेंट क्यों बनती है, उसके पीछे बहुत से कारण होते हैं। मेजर रीजन फॉर सच अ चेंज इज व्हेन अ कंपनी हैज टू स्टार्ट इट्स बिजनेस एक्टिविटीज आफ्टर अ फ्यू इयर्स ओइंग टू वैरायटी ऑफ रीजंस। तो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा कारण क्या है, जब किसी कंपनी को हमने इनकॉर्पोरेट तो कर लिया, पर कंपनी काम कब करेगी, कुछ सालों के बाद करेगी। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से कंपनी हम एक्टिव से क्या करते हैं, डोरमेंट करते हैं। इट में मेक एन एप्लीकेशन टू आरओसी टू चेंज इट्स स्टेटस ऑफ द कंपनी टू डोरमेंट। डोरमेंट कंपनीज आर ऑल्सो नोन एज इनएक्टिव कंपनीज। ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था फर्स्ट लाइन के अंदर। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पैरा खत्म होता है। अब हम चलते हैं आगे। देखिए जी, अ डोरमेंट कंपनी ऑफर्स एक्सीलेंट एडवांटेजेस to the promoters who want to hold an asset or intellectual property under the corporate shield for its usage at later stage। अब देखो, ये वो कारण दे रखे हैं जिन कारणों की वजह से हम कंपनी आज बनाते हैं और काम फ्यूचर में करते हैं। ये कह रहे हैं कि डोरमेंट कंपनी बनाने के पीछे फायदा क्या है। अगर आपको आज कोई एसेट होल्ड करनी है, परचेज करनी है, किसके नाम से, कॉर्पोरेट शील्ड मतलब कंपनी के नाम से अगर आपको आज एसेट होल्ड करनी है तो आपको कंपनी बनानी पड़ेगी, चाहे काम फ्यूचर में कर लेना। कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट आपको चाहिए कंपनी के नेम से, पर काम फ्यूचर में करोगे, उसके लिए आप डोरमेंट कंपनी का इस्तेमाल करते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ प्रमोटर वांट्स टू बाय अ लैंड नाउ फॉर इट्स फ्यूचर प्रोजेक्ट्स एट अ कंपैरेटिवली लेसर प्राइस, ही मे डू द सेम थ्रू डोरमेंट कंपनी सो दैट ही कैन यूज द लैंड फॉर इट्स फ्यूचर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कोई प्रमोटर है, वो आज एक जमीन परचेज करना चाहता है जो उसको लेसर प्राइस मतलब डिस्काउंटेड रेट पे जमीन मिल रही है, और उसको वो जमीन जो है कंपनी के नेम से परचेज करनी है ताकि फ्यूचर में उसी जमीन पे कंपनी में काम किया जा सके। ठीक है, तो आज हम कंपनी बनाएंगे, कंपनी के नेम से जमीन परचेज कर लेंगे और कंपनी को हम डोरमेंट कर देंगे। दस डोरमेंट कंपनी स्टेटस इज द न्यू फिनोमिना इन द कंपनीज एक्ट 13। इसका मतलब क्या बना कि जो पुराने वाला कंपनीज एक्ट था 1956 वाला, उस एक्ट के अंदर डोरमेंट कंपनी नाम का कंसेप्ट नहीं होता था। डोरमेंट कंपनी नाम का कंसेप्ट कब आया है, जो नया एक्ट आया है 2013 के अंदर, उस एक्ट में इस कंसेप्ट को एड ऑन किया गया है। 2013 से पहले जो पुराने वाला हमारा कंपनीज एक्ट था उसमें ये कंसेप्ट नहीं होता था। एंड इज एन एक्सीलेंट टूल फॉर कीपिंग एसेट्स इन द कंपनी फॉर इट्स फ्यूचर यूसेज। अ डोरमेंट कंपनी में भी आइदर अ पब्लिक कंपनी और अ प्राइवेट कंपनी और अ वन पर्सन कंपनी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इस लाइन का मतलब क्या बन रहा है, ये कह रहा है कि आप पब्लिक कंपनी को डोरमेंट कर सकते हो, प्राइवेट कंपनी को डोरमेंट कर सकते हो, ओपीसी को भी डोरमेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, पब्लिक कंपनी एक्टिव है, डोरमेंट करनी है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट कंपनी एक्टिव है, डोरमेंट करनी है, कर लो, कोई इशू नहीं है। कोई ओपीसी है जो एक्टिव है, डोरमेंट करनी है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर भी। नेक्स्ट आओ, अब आगे बात कर रहा है सेक्शन की, सेक्शन 455। कई बार इस कंपनी को, डोरमेंट कंपनी को हम सेक्शन 455 कंपनी भी बोलते हैं। मतलब डोरमेंट कंपनी का सेक्शन क्या बन गया, 455, 455 सेक्शन बन गया डोरमेंट कंपनी का। तो सेक्शन 455 ऑफ कंपनीज एक्ट 13 रेड विद कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014 स्टिपुलेट्स द प्रोविजंस पर्टेनिंग टू डोरमेंट कंपनी। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे लीगल लैंग्वेज के अंदर डोरमेंट कंपनी का मीनिंग दिया हुआ है। अभी तक जो हम डोरमेंट कंपनी का मतलब पढ़ के आ रहे थे वो लेमैन लैंग्वेज के अंदर था, कॉमन लैंग्वेज के अंदर मीनिंग था। अब हमको डिस्कस करना है कि लीगल लैंग्वेज के अंदर डोरमेंट कंपनी का डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है। तो सेक्शन 455 क्या बोल रहा है, वेयर कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट फॉर ए फ्यूचर प्रोजेक्ट, और यहाँ पे स्पेस आएगा प्रोजेक्ट और के बीच में, प्रोजेक्ट और टू होल्ड एन एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये कह रहे हैं कि एक ऐसी कंपनी जो बना ली गई है, कंपनी इज फॉर्म्ड मतलब कंपनी बन गई है, और जो कंपनी बनी है
वो रजिस्टर हो चुकी है एक्ट के अंदर, और जबकि काम कब करेंगे, फ्यूचर में करेंगे। तो हमने कंपनी क्यों बनाई है? जब काम ही फ्यूचर में करना है तो कंपनी बनाई क्यों है? कोई एसेट होल्ड करने के लिए कंपनी के नेम से, कोई आईपीआर होल्ड करने के लिए कंपनी के नेम से हमने कंपनी बनाई है। एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, और उस कंपनी में, जिस कंपनी को हमने आज बनाया है और काम फ्यूचर में करेंगे, उस कंपनी के अंदर कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन परफॉर्म नहीं हुई है। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन परफॉर्म नहीं हुई है, ठीक है। उस कंपनी को हम क्या बोलते हैं? उस कंपनी को हम इनएक्टिव कंपनी बोलते हैं या डोरमेंट कंपनी बोलते हैं। अब जब भी एक नई कंपनी बनती है तो स्टार्टिंग में क्या होती है? वो एक्टिव होती है, तो हमको उसको डोरमेंट करवाना पड़ता है, स्टेटस लेना पड़ेगा डोरमेंट का आपको। और एन इनएक्टिव कंपनी मे मेक एन एप्लीकेशन टू आरओसी इन सच ए मैनर एज मे प्रिस्क्राइब्ड फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। तो कह रहे हैं कि अगर आपने एक ऐसी कंपनी बनाई है जो काम फ्यूचर में करेगी, पर आपने किसी प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए, किसी ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट को होल्ड करने के लिए कंपनी बनाई है, और उस कंपनी में आपने कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन परफॉर्म नहीं कर रखी, तो उस कंपनी का स्टेटस अभी एक्टिव है, आप उसे क्या कर लो? डोरमेंट में कन्वर्ट कर लो। काम फ्यूचर में करना है ना आपको, इसलिए, ठीक है। अब आगे आओ, तो कह रहे हैं कि इनएक्टिव कंपनी का मीनिंग एज पर कंपनीज एक्ट क्या बनता है? अ कंपनी विच इज नॉट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और ऑपरेशन। ये कह रहा है ऐसी कंपनी जो कोई भी बिजनेस एक्टिविटी और ऑपरेशंस एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रही, या फिर हैज नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स। ऐसी कंपनी जिसने पिछले 2 सालों में कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन परफॉर्म नहीं की है, ठीक है। या फिर हैज नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न्स ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। यह बोल रहे हैं एक ऐसी कंपनी जिसने पिछले 2 सालों से अपने एनुअल अकाउंट्स, अपने रिटर्न्स आरओसी के पास फाइल नहीं की है। तो इन 3 कारणों की वजह से एक्टिव कंपनी डोरमेंट हो सकती है, ठीक है जी। ये लिखा हुआ था हमारा इनएक्टिव कंपनी, डोरमेंट कंपनी का मीनिंग। तो मीनिंग खत्म हो गया यहाँ पे। अब हमारे पास यहाँ पे एक टर्म निकल के आई थी, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। उसका मीनिंग क्या होता है वो हमें पढ़ना है। देखिए, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन की जो डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम की डेफिनेशन है हमारे लिए, ठीक है। इसको ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल इजी है, बस समझने में गड़बड़ नहीं करनी। देखो ये क्या बोल रहा है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मींस एनी ट्रांजैक्शन मेड बाय द कंपनी एक्सेप्ट ट्रांजैक्शंस मेंशन्ड बिलो। मतलब जो आपको ये 4 तरह की ट्रांजैक्शन दे रखी है, ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होती है। ये सैट सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, ये 4 नहीं है। इनको छोड़ के जितनी भी ट्रांजैक्शन एक कंपनी परफॉर्म करती है वो सारी क्या मानी जाती है? सैट मानी जाती है। तो इस चीज को आपको खास कर ध्यान रखना है कि ये 4 ट्रांजैक्शन सैट नहीं होती, और हमको नेगेटिव फॉर्म में डेफिनेशन डिफाइन करके दे रखी है। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन की जो डेफिनेशन है वो नेगेटिव फॉर्म में आपको डिफाइन करके दे रखी है। डेफिनेशन के अंदर आपको ये नहीं बताया हुआ कि सैट में क्या क्या आएगा, बल्कि ये बताया हुआ है कि सैट में क्या क्या नहीं आएगा। तो 4 चीज नहीं आएंगी, इन चारों को छोड़ के कैसी भी ट्रांजैक्शन एक कंपनी के अंदर हो रही है वो सैट मानी जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत काम की चीज है और बहुत ध्यान देने वाली चीज है कि सैट के अंदर ये 4 चीज नहीं आती है। अब देखो ये 4 ट्रांजैक्शन कौन कौन सी है जो एक कंपनी परफॉर्म करती है, पर ये ट्रांजैक्शन सैट में कवर नहीं होगी। पहला क्या बोल रहा है, पेमेंट ऑफ फी बाय अ कंपनी टू आरओसी। अगर एक कंपनी आरओसी को कोई फी पे कर रही है, जैसे हम बहुत सारे फॉर्म्स फाइल करते हैं आरओसी के पास, टाइम टू टाइम कंप्लायंसेस करनी होती है कंपनी के अंदर, तो आपको बहुत से फॉर्म्स फाइल करने होते हैं आरओसी के पास। उन फॉर्म को फाइल करने की आप फी पे कर रहे हो, किसी फॉर्म की मान लो 500 रुपए फी पे कर रहे हो, किसी फॉर्म की 1000 रुपी फी पे कर रहे हो,
अब ये फी कौन पे कर रहा है? कंपनी पे कर रही है। किसको पे कर रहे हो? आरओसी को पे कर रहे हो। तो अगर ऐसी ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो वो सेट में कवर नहीं होगी। सेकंड आओ, पेमेंट्स मेड बाय कंपनी टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ। टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर लॉ मतलब कोई भी दूसरा एक्ट। अब यहां पे क्या बोल रहा है? ये कह रहे हैं कि अगर कंपनी कोई भी पेमेंट कर रही है या तो कंपनीज एक्ट के कंप्लायंसेस करने के लिए या किसी अदर एक्ट के कंप्लायंसेस करने के लिए, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई कंपनी है, उस कंपनी पे एनवायरमेंट एक्ट एप्लीकेबल है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एप्लीकेबल है कंपनी के ऊपर, तो वहां पे आपको कुछ अप्रूवल्स लेनी है गवर्नमेंट से। उन अप्रूवल्स को लेने के लिए आप पेमेंट कर रहे हो, तो ऐसी पेमेंट्स आप कर रहे हो वो भी सेट में कवर नहीं होगी। तो सेकंड पॉइंट का मीनिंग क्या बना? अगर कोई कंपनी कंपनीज एक्ट के अंदर किसी कंप्लायंस की पेमेंट कर रही है या किसी अदर एक्ट के अंदर कोई और कंप्लायंसेस की, कोई लाइसेंस लेने की, परमिशन लेने की पेमेंट कर रहे हो, तो वो भी सेट में कवर नहीं होती है। सेकंड पॉइंट हो गया हमारा। अब आओ थर्ड पॉइंट पे, अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट। दिस एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट की बात हो रही है। तो कंपनीज एक्ट की कंप्लायंसेस करने के लिए, कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए अगर कंपनी शेयर्स अलॉट कर रही है तो वो ट्रांजैक्शन भी सेट में कवर नहीं होगी। 3 हो गई। अब आओ फोर्थ पॉइंट पे, पेमेंट्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ इट्स ऑफिस एंड रिकॉर्ड। कंपनी अपने ऑफिस को, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, टेक केयर करने के लिए पेमेंट कर रही है, तो वो भी सेट में कवर नहीं होगी। तो ये चारों ट्रांजैक्शन सेट में नहीं आती है। इनको छोड़ के कोई भी ट्रांजैक्शन एक कंपनी परफॉर्म कर रही है वो सारी सेट में कवर हो जाएंगी, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं? ऑल द ट्रांजैक्शंस अपार्ट फ्रॉम द अबव मेंशन्ड ट्रांजैक्शंस विल बी कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस। तो कह रहे हैं कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी, अपार्ट मतलब छोड़ के, सेपरेट कर दो। किनको? जो ये ऊपर 4 ट्रांजैक्शन लिखी हुई है 1 to 4, जो ऊपर ये 4 ट्रांजैक्शन मेंशन्ड है, इनको छोड़ करके जितनी भी ट्रांजैक्शन एक कंपनी परफॉर्म कर रही है वो सब सेट में कवर की जाएंगी। ये हमारा सेट का मीनिंग था। हाँ जी, आई होप कि आपको समझ आया होगा सेट का मीनिंग। चलिए अब हम चलते हैं आगे। देखिए जी, टॉपिक दे रखा है आपको, बिल्कुल इजी टॉपिक दे रखा है, ऑब्टेनिंग डोरमेंट स्टेटस। अब कह रहे हैं कि किसी भी एक्टिव कंपनी को डोरमेंट स्टेटस मिलता कैसे है? क्योंकि जब कंपनी बनती है तो कंपनी बनने के साथ साथ कंपनी का स्टेटस क्या होता है? एक्टिव होता है। स्टार्टिंग से ही ऑटोमेटिकली कंपनी का स्टेटस क्या आएगा? एक्टिव आएगा। पर हमको काम तो फ्यूचर में करना है ना, और हमको उस कंपनी को डोरमेंट करना है। तो डोरमेंट एक कंपनी कैसे होती है? एक्टिव कंपनी के पास डोरमेंट कंपनी का स्टेटस कैसे आता है वो हमें जानना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? अ कंपनी कैन ऑब्टेन स्टेटस एज डोरमेंट कंपनी सुओ मोटो और आरओसी में डिक्लेयर अ कंपनी एज अ डोरमेंट कंपनी। तो यहाँ पे आपको 2 तरीके दे रखे हैं, 2 तरीके आपको दे रखे हैं किस चीज के? कंपनी को डोरमेंट करने के। पहला, कंपनी खुद से अप्लाई कर सकती है कि हमें आप एक्टिव से क्या कर दो? डोरमेंट कर दो। अप्लाई कहां करेंगे? आरओसी के पास अप्लाई करेंगे। दूसरा बोल रहे हैं आरओसी अपनी मर्जी से भी किसी एक्टिव कंपनी को डोरमेंट कर सकता है, ठीक है। तो 2 रास्ते हैं किसी भी एक्टिव कंपनी के डोरमेंट होने के। पहला रास्ता, हम खुद से अप्लाई करेंगे, आरओसी को बोलेंगे कि हमें आप एक्टिव से डोरमेंट कर दो। दूसरा रास्ता, हमने नहीं बोला आरओसी को, पर आरओसी को लगता है कि कोई ऐसी कंपनी है जो कोई भी काम नहीं कर रही, बना के छोड़ रखी है, तो आरओसी खुद से उस कंपनी को डोरमेंट करेगा। अब दोनों ही रस्तों की, दोनों ही मेथड्स की प्रोसेस क्या है वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहले क्या बोल रहे हैं? सुओ मोटो एप्लीकेशन मतलब जब एक कंपनी अप्लाई करती है आरओसी के पास कि हमें आप एक्टिव से क्या कर दो? डोरमेंट कर दो। अ कंपनी विच मीट्स द अबव क्राइटेरिया। अबव क्राइटेरिया कौन सा? देखिए, ये वाला जो हम पढ़ के आए हैं, ये सारा अबव क्राइटेरिया है। एक ऐसी कंपनी जो बिजनेस नहीं कर रही, जिसने पिछले 2 साल से कोई सेट नहीं परफॉर्म की,
पिछले 2 साल से अपने अकाउंट्स फाइल नहीं किया आरओसी के पास, तो वो कंपनी अपने आप को डोरमेंट करवा सकती है। कैन अप्लाई सो मोटो टू आरओसी फॉर द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी इन फॉर्म MSC1 along with such fee as provided in the company's registration offices and fees rules 2014। तो कह रहे हैं कि अगर एक कंपनी को अपने आप को एक्टिव से डोरमेंट करना है तो आपको आरओसी के पास एक फॉर्म फाइल करके सबमिट करना पड़ेगा, प्लस उस फॉर्म की फी पे करनी पड़ेगी, फिर आरओसी आपको एक्टिव से डोरमेंट कर देगा। और उस फॉर्म का नेम क्या है सर? MSC1 उस फॉर्म का नेम है जो आपको फिल करके आरओसी के पास फाइल करना है विद फी। तो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट रास्ता, फर्स्ट मेथड डोरमेंट करने का। सेकंड वे क्या है वो देख लो। डोरमेंट बाय आरओसी इन केस ऑफ अ कंपनी विच हैज नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स फॉर 2 फाइनेंशियल ईयर्स कंसेक्यूटिवली। लगातार, ये जरूरी है वर्ड। ये कह रहे हैं ऐसे कंपनी जिसने पिछले लगातार 2 सालों से अपने एनुअल स्टेटमेंट्स, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स रिकॉर्ड्स कहां फाइल नहीं किए? आरओसी के पास फाइल नहीं किए। ठीक है, और आरओसी की उस कंपनी पे नजर पड़ गई कि देखते हैं, मान लो एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, ठीक है, आरओसी की उस कंपनी पे नजर पड़ गई और देखा रिकॉर्ड्स के अंदर कि इस कंपनी के एनुअल रिटर्न्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे पास आज तक के सारे आए हुए हैं या नहीं आए हुए। तो जब आरओसी ने देखा, उसको क्या दिखाई दिया कि पिछले 4 सालों से उस XYZ कंपनी ने आरओसी के पास क्या नहीं फाइल कर रखे? अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अपनी एनुअल रिटर्न्स फाइल ही नहीं कर रखी पिछले 4 सालों से। ठीक है, अब आरओसी उस कंपनी की इंस्पेक्शन करेगा कि कंपनी चल भी रही है या नहीं चल रही, कंपनी बना के छोड़ रखी है, कोई काम हो भी रहा है नहीं हो रहा। तो कह रहे हैं कि अगर ऐसा होगा ना तो हम आपको डोरमेंट कर सकते हैं। और हमने तो एग्जांपल में 4 साल लिए, जबकि कंडीशन क्या है? ओनली 2 इयर्स की है। तो ऐसी कंपनी जिसने पिछले लगातार 2 सालों से अपने अकाउंट्स, अपने रिटर्न्स आरओसी के पास फाइल नहीं कर रखी, तो आरओसी के पास प्रॉपर एक्सक्यूज है, प्रॉपर रिकॉर्ड है कि आपको वो डोरमेंट कर सकता है। एक सफिशिएंट कॉज आ गया है, कारण मिल गया है आरओसी को डोरमेंट करने का। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, हेंस इट इज नॉट ऑलवेज द कंपनी which applies for the status of dormant company, even the ROC is empowered suo moto to change the status of a company into a dormant company। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ये कह रहे इसीलिए सिर्फ एक कंपनी ही अपने आप को डोरमेंट नहीं कर सकती, बल्कि आरओसी के पास भी पावर है। आरओसी भी अपनी मर्जी से किसी कंपनी को डोरमेंट कर सकता है, और उसके पीछे आरओसी के पास कारण क्या होना चाहिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला कारण होना चाहिए। अगर वो कारण आरओसी के पास है कि आपने पिछले लगातार 2 सालों से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अपने अकाउंट्स आरओसी में फाइल नहीं किए, तो आपको डोरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, द रजिस्ट्रार शैल इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम ऑफ कंपनी इफ द कंपनी रिमेन्स एज अ डोरमेंट कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। वो स्ट्राइक ऑफ, ये 2 वर्ड काम के हैं। अब यहां से हमें क्या समझ आ रहा है सर? हमें यहां से ये समझ आ रहा है कि मैक्सिमम टाइम पीरियड ऑफ अ डोरमेंट कंपनी कितना होता है? 5 साल। मतलब अगर हमने किसी एक्टिव कंपनी को डोरमेंट में कन्वर्ट किया है, तो वो डोरमेंट कंपनी 5 साल तक रहती है। 5 साल पूरे होने से पहले पहले हमें उस डोरमेंट कंपनी को फिर से एक्टिव करवाना पड़ता है। ठीक है, तो आपकी कंपनी है, एक्टिव कंपनी है, आपने उस कंपनी को डोरमेंट करवाना है, करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर 5 साल पूरे होने से पहले पहले, अब 5 साल का मतलब क्या हुआ? जिस दिन आप डोरमेंट हुए हो वहां से 5 साल तक आप डोरमेंट रह सकते हो। 5 साल खत्म होने से पहले पहले दोबारा से आप अपनी डोरमेंट कंपनी को एक्टिव कर लेना, वरना हम उस कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर देंगे। ऐसा कौन बोल रहा है? आरओसी बोल रहा है। स्ट्राइक ऑफ करने का मतलब क्या हुआ? देखो, जो आरओसी है उसके पास एक रजिस्टर मेंटेन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रजिस्टर ऑफ कंपनीज। जितनी भी कंपनीज इंडिया में है उनका रजिस्टर मेंटेन है कहां पे? आरओसी के पास। तो स्ट्राइक ऑफ करने का मतलब क्या हुआ? उस रजिस्टर में से आपकी कंपनी का नाम काट देना। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अगर आपने 5 सालों के अंदर अंदर अपनी डोरमेंट कंपनी को एक्टिव नहीं किया,
तो आरओसी आपकी कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर सकता है, आपकी कंपनी का नाम रजिस्टर में से हटा सकता है। ये लिखा हुआ है इस लाइन के अंदर। तो देखिए आगे, तो हमने यहां पे क्या डिस्कस किया अभी कि डोरमेंट कंपनी की जो एप्लीकेशन है वो कौन कौन फाइल कर सकता है? कंपनी खुद फाइल कर सकती है, ठीक है, या फिर आरओसी भी सुओ मोटो अपनी मर्जी से किसी एक्टिव कंपनी को डोरमेंट कर सकता है। पर 5 साल पूरे होने से पहले पहले आपको अपनी डोरमेंट कंपनी का स्टेटस वापस से एक्टिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर आपको काम करना ही नहीं है, 5 साल पूरे होने वाले हैं और आपका काम करने का मन नहीं है, तो आप उसको स्ट्राइक ऑफ करवा दो, बंद करवा दो कंपनी को। क्यों बेवजह आपने अपनी कंपनी का नाम रजिस्टर के अंदर मेंटेन किया हुआ है जब उसमें कोई काम ही नहीं करना, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं यहां पे। तो यहां पे क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं मैक्सिमम पीरियड जो है, मतलब डोरमेंट कंपनी का मैक्सिमम पीरियड कितना होता है? 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, लगातार 5 साल तक आप किसी डोरमेंट कंपनी को मेंटेन कर सकते हो। बिफोर कंप्लीशन ऑफ 5 years एज अ डोरमेंट कंपनी, सच अ कंपनी में अप्लाई फॉर एक्टिवेशन और स्ट्राइक ऑफ। तो कह रहे हैं 5 साल पूरे होने से पहले पहले आपको दो में से कोई एक काम करने पड़ेंगे, या तो उस डोरमेंट कंपनी को एक्टिव कर लो, या फिर उस डोरमेंट कंपनी को स्ट्राइक ऑफ करवा दो, हटा दो, बंद करवा दो। वेयर अ कंपनी फेल्स टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 455 ऑफ कंपनीज एक्ट 13 read with companies miscellaneous rules 2014, the registrar can strike off the name of a dormant company from register of dormant companies। और कह रहा है कि अगर 5 साल पूरे होने से पहले पहले आपने अपनी डोरमेंट कंपनी को एक्टिव नहीं करवाया तो आरओसी आपकी कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर देगा और आपकी कंपनी का नाम रजिस्टर में से हटा देगा। ये लिखा हुआ इस पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। चलिए फिर अब हम चलते हैं आगे। देखिए जी, आगे बोल रहे हैं प्रोसीजर टू ऑब्टेन द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। अब कह रहे हैं कि अगर हमें एक्टिव कंपनी से डोरमेंट कंपनी में कन्वर्ट करना है कंपनी को, तो उसका प्रोसेस क्या है स्टेटस लेने का डोरमेंट कंपनी का। द एक्ट रेड विद द रूल्स स्टिपुलेटेड द फॉलोइंग प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय अ कंपनी फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस एज अ डोरमेंट कंपनी। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, एक कंपनी को बोर्ड मीटिंग करनी पड़ेगी। द कंपनी शैल कॉल अ बोर्ड मीटिंग टू फिक्स डे, डेट, टाइम एंड वेन्यू फॉर जनरल मीटिंग ऑफ मेंबर्स। सबसे पहले कंपनी के जो बीओडी हैं वो एक बोर्ड मीटिंग करेंगे। बोर्ड मीटिंग क्यों की जा रही है? ताकि जनरल मीटिंग करने का डेट डिसाइड किया जा सके, डेट डिसाइड की जा सके, कौन सी डेट को जनरल मीटिंग करनी है, किस टाइम पे जनरल मीटिंग करनी है, और वेन्यू कौन सी जगह पे जनरल मीटिंग करनी है। क्योंकि अल्टीमेट डिसीजन कंपनी को डोरमेंट करने का कौन लेने वाले हैं? मेंबर्स लेने वाले हैं। इसीलिए मेंबर्स के लिए हम एक जनरल मीटिंग परफॉर्म करने वाले हैं। तो कह रहे हैं कि जनरल मीटिंग के अंदर एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा ताकि कंपनी को एक्टिव से क्या करवाया जा सके, डोरमेंट करवाया जा सके। सेकंड पॉइंट बोल रहा है द कंपनी शैल ऑब्टेन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फ्रॉम द ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी। द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स शैल गिव द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी एट द टाइम ऑफ पासिंग रेजोल्यूशन इन द शेयर होल्डर्स मीटिंग। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जिस टाइम पे हम कंपनी को एक्टिव से डोरमेंट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, और उसके लिए हमने बोर्ड मीटिंग कर ली। बोर्ड मीटिंग के अंदर जनरल मीटिंग का टाइम डिसाइड कर लिया, वेन्यू डिसाइड कर लिया, डे और डेट डिसाइड कर लिया। तो कह रहे हैं कि उस टाइम पे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, ठीक है, उसके लिए आपको एक स्टेटमेंट रेडी करवानी है। किससे? आपकी कंपनी का जो ऑडिटर होगा, प्रैक्टिसिंग सीए जो होगा, उसके थ्रू, कि हमारे कंपनी की आप स्टेटमेंट रेडी कर दो कि हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, ये हम मेंबर्स को दिखा सके ताकि वो डिसीजन ले सके कि कंपनी को एक्टिव से डोरमेंट करवाना है या नहीं करवाना। फिर आगे लिखा हुआ पॉइंट नंबर 3 के अंदर द कंपनी शैल होल्ड जनरल मीटिंग एट द अपॉइंटेड टाइम, प्लेस एंड डेट एज पर द नोटिस कॉलिंग द सेड मीटिंग। द नोटिस शैल प्रपोज द रेजोल्यूशन एज अ स्पेशल रेजोल्यूशन। तो कह रहा है कि जो हमने बोर्ड मीटिंग के अंदर जनरल मीटिंग का डे, टाइम, डेट और वेन्यू डिसाइड किया होगा, उसी दिन, उसी समय पे, उसी जगह पे, उसी डे को फिर हम जनरल मीटिंग करेंगे ताकि वहां पे एक एसआर पास किया जा सके। किसके लिए?
कंपनी को एक्टिव से डोरमेंट करवाने के लिए। फिर पॉइंट नंबर 4, द कंपनी शैल पास अ एसआर फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी एंड ऑथोराइज द डायरेक्टर or directors to make an application to ROC after issuing a notice to all shareholders of the company for this purpose and obtaining consent of at least 3/4 shareholders in value। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि जब जनरल मीटिंग की जाएगी तो जनरल मीटिंग के अंदर हम एक एसआर पास करेंगे। एसआर का मतलब क्या हुआ, एटलीस्ट 75% मेंबर्स जो हैं वो हाँ बोलने चाहिए, जो प्रेजेंट है मीटिंग के अंदर उनमें से 75% वोटिंग जो है वो यस के फेवर में होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो फिर हमारी कंपनी को एक्टिव से डोरमेंट करने के लिए मेंबर्स की कंसेंट मिल गई है, ये मान लिया जाएगा। ठीक है, आगे बोल रहे हैं पॉइंट नंबर 5 में, एसआर पास करने के बाद जो एसआर हमने पास किया है इसके रिलेशन में एक फॉर्म है MGT 14 जो स्पेशली एसआर के लिए है। तो ये फॉर्म हमको आरओसी में फाइल करना पड़ेगा। तो MGT 14 क्यों फाइल हो रहा है, क्योंकि हमने हमारी कंपनी के अंदर एसआर पास किया है इसलिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, स्टेप नंबर 6, जहां पे हम क्या कर रहे हैं, MGT 14 फाइल करने के बाद अब कंपनी खुद से अपने आप को डोरमेंट करना चाह रही है। तो अभी हमने डिस्कस किया था हमको एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा MSC 1। ये फॉर्म कंपनी फाइल करेगी, कहां फाइल करेगी, आरओसी के पास, कि हमको आप एक्टिव से क्या कर दो, डोरमेंट कर दो। MGT 14 जो आपने फॉर्म फाइल किया है उसमें तो आप आरओसी को ये बता रहे हो कि हमने हमारी कंपनी के अंदर एक एसआर पास किया है। एसआर पास करने के पीछे पर्पस क्या है वो बताना पड़ेगा आपको। और MSC 1 जो फॉर्म है वो एक्टिव से डोरमेंट स्टेटस लेने का फॉर्म है। ठीक है, तो हम एसआर पास करने के बाद MGT 14 फाइल करेंगे। MGT 14 फाइल करने के बाद हम MSC 1 फॉर्म फाइल करेंगे आरओसी के पास। फिर पॉइंट नंबर 7 लिखा हुआ है कि अगर आरओसी आपके दोनों फॉर्म से MGT 14 से और MSC 1 से सेटिस्फाइड हो गया तो आरओसी आपको डोरमेंट कंपनी का स्टेटस इशू कर देगा, आपकी एक्टिव कंपनी को डोरमेंट में कन्वर्ट कर देगा। और आरओसी हमको एक सर्टिफिकेट भेजेगा। आरओसी ईमेल के थ्रू कंपनी के पास एक सर्टिफिकेट सेंड करेगा। उस सर्टिफिकेट का नेम क्या है, MSC 2। इस सर्टिफिकेट के आने का मतलब क्या है कि हमारी एक्टिव कंपनी क्या बन चुकी है, डोरमेंट बन चुकी है। तो ये प्रोसेस है जब एक कंपनी खुद को अपने आप को डोरमेंट करना चाहती है उसके लिए। ठीक है, तो प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा, बोर्ड मीटिंग की जाएगी, क्यों, ताकि जनरल मीटिंग का डेट, टाइम और वेन्यू डिसाइड किया जा सके। फिर जनरल मीटिंग की जाएगी, वहां पे एसआर पास किया जाएगा। एसआर पास करने के बाद MGT 14 जाएगा आरओसी में। MGT 14 जाने के बाद MSC 1 जाएगा आरओसी में। और अगर आरओसी हमारे डॉक्यूमेंट से, फॉर्म से सेटिस्फाइड होता है तो आरओसी हमको डोरमेंट का स्टेटस इशू करेगा MSC 2 के अंदर। तो आज हम इतना ही करते हैं इस क्लास के अंदर, बाकी पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। यहां तक आपके कोई भी डाउट हो मुझे व्हाट्सएप कर देना। चलिए जी, आई होप कि आपको समझ आया होगा जो भी हमने डिस्कस किया। काफी इजी चैप्टर है और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।